A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoomexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट साइंस एमसीक्यूज़। तो साइंस एमसीक्यूज़ के थ्रू हम साइंस को रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल लिंक। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज़ को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस सेट का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल परमानेंट टिश्यू इज़ नॉट मैच्ड विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। इसमें प्लांट्स के कुछ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि पैरेन्काइमा इज मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड स्टोर फूड। पैरेन्काइमा के बारे में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि पैरेन्काइमा वो टिश्यू है जो कि सिंपल है और जो फूड स्टोर करता है। क्लोरेन्काइमा जो है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करता है। एरेन्काइमा जो होता है टिश्यू फाउंड इन द प्लांट्स थ्राइविंग इन ड्राई प्लेस। एंड कॉलनकाइमा इज अ फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट ऑल्सो गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये चार तरीके के स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट पैरेन्काइमा, अबाउट कॉलनकाइमा, क्लोरेन्काइमा एंड एरेन्काइमा। तो जब हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे, दिस क्वेश्चन इज एंटायरली फ्रॉम द NCERT। तो जब हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने प्लांट टिश्यूज़ की क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं उनका क्या क्या नाम होता है और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। अब इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो ये सवाल जो है काफ़ी आसान है। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है अगर प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, फिर भी अगर आप स्टेटमेंट्स को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको इसमें से एक वो स्टेटमेंट ज़रूर आप कैच कर पाएंगे जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, जिसको हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट नंबर 3 को पढ़िए। एरेन्काइमा, एयर है बीच में, ऐसा टिश्यू जिसके बीच में एयर है, एरेन्काइमा। फाउंड इन प्लांट्स थ्राइविंग इन ड्राई प्लेस। अब ड्राई प्लेस में अगर कोई प्लांट लगता है तो उसके अंदर क्या उसकी स्पेशलिटी होती है? उसकी स्पेशलिटी होती है कि उसको वाटर स्टोर करना है, वो अपने आप को मोर एंड मोर कॉम्पैक्ट बना लेता है। एरेन्काइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जिसको अपने आप को हल्का बनाना है। हल्का कौन सा प्लांट बनाना चाहेगा अपने आप को? जो वाटर के अंदर फ्लोट करता है। तो यही एक कैच स्टेटमेंट है। इसमें से अगर आपको बाकी सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी आप एरेन्काइमा का सिर्फ नाम पढ़ के उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ के आप पता लगा सकते हैं कि दैट इज़ द स्टेटमेंट विच वी आर फाइंडिंग आउट। तो एरेन्काइमा इज़ द राइट आंसर, मतलब कि यही जो है गलत बताया गया है। एरेन्काइमा जो होता है हमको वाटर प्लांट्स में मिलता है, वो प्लांट्स में जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। पैरेन्काइमा जो होता है मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। पैरेन्काइमा का ही एक अलग वेरिएशन है क्लोरेन्काइमा, जिसके अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। एरेन्काइमा कब मिलेगा? एरेन्काइमा उन प्लांट्स के अंदर मिलता है जो पानी में फ्लोट करते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्लास 9 की साइंस NCERT का ये सवाल है। इसमें प्लांट टिश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल इज ट्रू। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है। 4 स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, इट फॉर्म्स द 21% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक एयर। जो ऑक्सीजन है वो पूरी एटमॉस्फेरिक एयर का 21% बनाती है। एकदम सही स्टेटमेंट, ये तो एकदम सही है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर थ्रू वन मेन प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीजन जब एनवायरनमेंट में रिटर्न होती है तो वो मेन प्रोसेस उसका क्या होता है? उसका मेन प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। तो ये जो है हम अपनी NCERT सीरीज़ में, ज्योग्राफी में, साइंस में हर बार पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है, प्लांट जो है वो मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो स्टैंड्स ट्रू। तो A और B तो दोनों करेक्ट है। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया तो देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें A और B दोनों करेक्ट दिए गए हैं। इतनी स्टेटमेंट पढ़ के भी आप इस सवाल का करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, बट तीसरा और चौथा स्टेटमेंट भी पढ़िए। ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टू थ्राइव। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, मेनली थ्रू रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें से देखिए, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो रेस्पिरेशन के थ्रू हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑफ अर्थ टू थ्राइव। एक्सेप्शनल स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म।
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्शनल स्टेटमेंट आ गया, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक एनवायरनमेंट में थ्राइव करते हैं, उनको ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे और एनिमल्स पाए जाते हैं जिनको लैक ऑफ ऑक्सीजन में वो बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं और उनको वही एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट यू शुड ऑलवेज गेट वेरी वेरी केयरफुल जब भी आपको कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट मिलेगा। कौन कौन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो सकते हैं? ऑल, नन, ऑल ऑफ देम, इस तरीके के जो भी स्टेटमेंट होता है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसमें उसने सबको इंक्लूड कर लिया। तो सारी अर्थ के ऊपर तो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे भी बैक्टीरियाज और ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑक्सीजन जो होता है अबंडेंट है अर्थ के ऊपर, 21% है। अर्थ की क्रस्ट में अगर हम फाउंड एज ऑक्साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड सिलिकॉन्स, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकते हैं। सी स्टेटमेंट देखेंगे तो ऑक्सीजन फॉर्म्स द फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस। किस किस में? कंबशन में, रेस्पिरेशन में एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सब में इसका यूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द सिंपल साइकिल। जो इसमें कैच था वो ये था कि सारे के सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स ऑक्सीजन टू थ्राइव, दैट वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल जो है यूपीपीसीएस द्वारा 2017 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिखाई दिए गए हैं, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस दी गई है और उसका सोर्स दिया गया है। तो देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सोर्स ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड का सोर्स वाटर लॉग पैडी फील्ड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड का ब्रिक, जो ब्रिक के क्लिन होते हैं वो, मतलब ईंटों के भट्टे। तो बताएं ज़रा कौन सा इसमें से रॉन्ग मैच किया गया है। बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। तो इसमें जो राइट आंसर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं, हम हमेशा जानते हैं, पढ़ते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से एमिट होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर्स से, एयर कंडीशनर से, जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनसे रिलीज होते हैं। ठीक है, एक कन्वेंशन के थ्रू उसको बंद किया गया था। कौन सा कन्वेंशन है वो याद करके बताएं ज़रा, दैट इज़ ऑल्सो योर रिविजन। तो सेकेंड ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो एक्सप्लेनेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहा जाता है वो कहाँ पे होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स, उसके अंदर पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन एमिटर ऑफ CFCs आर रेफ्रिजरेटर, पर्टिकुलरली दोज यूज्ड आफ्टर 1930s। 1930s के बाद जो रेफ्रिजरेटर्स यूज़ किए गए थे उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बाकी के सारे तो इजी ऑप्शंस थे, वो आप जानते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिले तो उसमें से क्या होगा, देखिए क्योंकि ये यूपीपीसीएस द्वारा पूछा गया सवाल था तो फिर भी वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है स्टेट पीसीएस, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल इट्स लिटिल बिट लो। अगर यही सवाल यूपीएससी द्वारा पूछा जाता तो ये इसके ऑप्शंस को कुछ ऐसा ट्विस्ट कर देते कि आप कंफ्यूज होते रहते। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। चौथा सवाल जो है वो भी यूपीपीसीएस ने 2017 में पूछा गया सवाल है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा इसमें से पॉल्यूटेंट और डिजीज़ कॉज जो है करेक्टली मैच नहीं है, रॉन्ग मैच किया गया है, नॉट करेक्टली मैच। तो क्या क्या दिया गया है, पॉल्यूटेंट क्या है? मर्करी। मर्करी पॉल्यूटेंट, उससे कौन सी डिजीज़ होती है? मिनामाटा डिजीज़, वेरी सिंपल, ये तो आप सब जानते हैं, सही है। कैडमियम से होती है इटाई डिजीज़, नाइट्रेट आयन से होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम और फ्लोराइड आयन से होती है इंडाइजेशन। बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया यूपीपीसीएस ने, बहुत आसान सवाल। देखिए मर्करी वाला सबने रट के रखा हुआ है, कैडमियम वाला सबने रट के रखा हुआ है। कन्फ्यूजन किस में था? कन्फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे था, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और फ्लोराइड आयन से इंडाइजेशन होता है। तो अब ये बताइए, जब भी हम फ्लोराइड टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, हमने साइंस एनसीईआरटी सीरीज़ में बहुत बार डिस्कस भी किया और क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भी मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड की वजह से क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस हो जाता है, लेकिन इंडाइजेशन उसका कोई सिम्टम नहीं है। तो दैट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। मीनामाटा डिजीज़ जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। इसमें देखिए फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ नर्व्स को डैमेज करता है सीधा जाके। इटाई डिजीज़ जो होती है कैडमियम की पॉइजनिंग की वजह से हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? मास कैडमियम पॉइजनिंग की वजह से हो रही है। वॉज कॉइन्ड बाय द लोकल्स फॉर सिवियर पेन्स पीपल विद द कंडीशन फेल्ट इन द स्पाइन एंड जॉइंट। स्पाइन और जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। नाइट्रेट्स का वाला वाटर अगर करते हैं तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। एंड कॉमन कॉज ऑफ इंडाइजेशन इंक्लूड ओवर ईटिंग एंड ईटिंग टू क्विकली। लेकिन जो फ्लोरोसिस होता है उसकी वजह से इंडाइजेशन नहीं होता है। फ्लोराइड जो है उसका दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, आसान था काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, उसमें आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट द करेक्ट कॉजेटिव फैक्टर्स फॉर द अल्सर्स ऑल्सो नोन एज पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर के बारे में सवाल पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा सवाल।
स्टार लगा रही हूँ मैं इस सवाल के ऊपर। जब जब मैं कहीं पे भी स्टार लगाऊंगी, जब भी आप मेरे कोई भी लेक्चर्स देखेंगे और उसमें अगर मैंने कहीं पे भी स्टार लगाया है, कई बार मैं आपको बताती नहीं हूँ कि ये इंपॉर्टेंट, ऐसा बोलती नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार मार्क कभी भी करूँगी कहीं पे भी, तो आप समझ जाइएगा दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है पैप्टिक अल्सर्स के बारे में। पैप्टिक अल्सर्स के कॉजेस पूछे जा रहे हैं। तो पहला रीज़न दिया हुआ है अल्सर्स आर कॉज्ड बाय एसिडिटी इन स्टमक। दूसरा अल्सर्स आर कॉज्ड बाय हाईली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल। ओके, ये कॉज पूछ रहे हैं कि पैप्टिक अल्सर का कॉज क्या है, इसमें से एक ही होगा। अल्सर्स आर कॉज्ड बाय एसिडिटी इन स्टमक, एसिडिटी हो रही है स्टमक में, उसकी वजह से पैप्टिक अल्सर्स होते हैं। पहला अल्सर्स आर कॉज्ड बाय हाईली स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लोगों के लाइफस्टाइल में पैप्टिक अल्सर्स होने के चांस होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो है पैप्टिक अल्सर हो रहा है। और फोर्थ इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। बताएं कौन सा राइट जवाब है। देखिए, इस तरीके के सवालों में अपने दिमाग पे ज़रूर जोर डालें। जब मैं पूछती हूँ कि बताइए, तो बताइए, ज़रा सोच के बताइए क्या इसका राइट जवाब है। तो इसका राइट जवाब जो है वो है इट इज़ कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये जितने भी फैक्टर्स हैं कि स्टमक में एसिडिटी हो रही है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, वो सिर्फ और सिर्फ इसको एग्रावेट कर सकते हैं। बट इसका जो पॉजिटिव फैक्टर होता है, जो इसका मेन कारण होता है, दैट इज़ बाय वन बैक्टीरिया। टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो पैप्टिक अल्सर कॉज करता है। कॉमन पार्लेंस में बोला जाता है कि बहुत स्ट्रेस की वजह से पैप्टिक अल्सर हो सकता है। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन के लिए कॉशियस हो जाना है। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, एवरीबॉडी थिंक दैट द पैप्टिक अल्सर व्हिच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन एंड ब्लीडिंग इन स्टमक वर बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल रीज़न। तो हम अभी तक क्या सोचते आए थे, अभी भी सोचते हैं कि लाइफस्टाइल रीज़न की वजह से होता है, लेकिन लाइफस्टाइल इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कुड बी अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, बट जो मेन रीज़न होगा वो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो पैप्टिक अल्सर का मेन रीज़न है इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज़ द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैप्टिक अल्सर। तो ये एक अच्छा सवाल था, काफ़ी अच्छा सवाल था। ये सवाल आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है। एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आपका स्टेट PCSE या UPSC इससे इसको पूछ सकता है। सो डिटेल ऑफ द एक्सप्लेनेशन यू कैन रीड फ्रॉम द PDF। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके मज़ा आया होगा और आपकी ढेर सारी लर्निंग हुई होगी। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से एंड बेस्ट ऑफ लक यार प्रिपरेशन। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ या बाकी लोगों के साथ इसको स्प्रेड ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।